हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस के बारे में। और इसमें आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पर शॉर्ट नोट आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कहानी को शुरू करते हैं। तो कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस क्या होता है कि लंग डिजीज फ्रॉम इनहेलिंग कोल डस्ट, स्पेसिफिक हो गए कोल डस्ट पर, मेनली अफेक्टिंग कोल माइनर्स विद 20 to 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 20 से 30 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाता है, 20 से 30 साल जब हो जाते हैं करते हुए, तब ये डिजीज़ होती है और ये डिजीज़ के बारे में पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। ठीक है, 3 स्टेजेस इसकी हम देख सकते हैं। 3 स्टेजेस होती है प्रोग्रेशन, एक एक धीरे धीरे प्रोग्रेशन होता है। फिर सबसे पहले एंथ्रेकोसिस होगा, फिर सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस होगा, फिर प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस होगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस जो है 2 से 8% केसेस में, जो सिंपल कोल वर्कर न्यूमोनियोसिस केसेस होता है उसके 2 से लगभग 2 से 8% केसेस प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। केसेस विद सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टेजेस क्या क्या होती है। एंथ्राकोसिस क्या होता है, बिनाइन एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डस्ट है ना, बिनाइन एक्यूमुलेशन होता है, नो सिग्निफिकेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम नहीं होते, ना ही रेडियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में मिलेंगे, है ना। सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस में क्या होगा, माइल्डर स्टेज होती है विद स्मॉल ओपेसिटीज ऑन द एक्सरे, एक्सरे में हमें छोटी छोटी ओपेसिटीज दिखेंगी। प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस में क्या होता है, एडवांस्ड डिजीज होती है विद लार्ज फाइब्रस मासेज इन द लंग के अंदर, लार्ज फाइब्रस मास दिखेंगे लीडिंग टू सिग्निफिकेंट रेस्पिरेटरी इंपेयरमेंट। यहाँ पे पेशेंट को सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे पेशेंट को सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, डिस्निया होगा, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट हो गए, और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, दूसरी डिजीजेज जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के रिस्क फैक्टर बढ़ जाएंगे। स्मॉल परसेंट 2 से 8% केसेस सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस में ऐसा होता है ना, पढ़ा है हमने। फिर एक डायग्राम के थ्रू अगर हमें समझना है कि हमें एक इमेज बनानी है अपने दिमाग में, तो एक हेल्दी लंग जो है वो इस तरह का दिखेगा। फिर सिंपल ब्लैक लंग डिजीज जो होगी, सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, इस तरह की देखिए, छोटे 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 स्मॉल फाइब्रोटिक नोड्यूल्स इसमें मिलेंगे। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ब्लैक लंग डिजीज में यहाँ पे आप देखो पूरा ब्लैक हो चला है, और इसमें जो है जेट ब्लैक स्प्यूटम मिलेगा पेशेंट को, जेट ब्लैक स्प्यूटम पेशेंट को मिलेगा। ये इसका क्लिनिकल फीचर्स में आएगा कि डॉक्टर साहब मेरे को एकदम काला जो बलगम है वो काला आता है। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के ये यहाँ से डायग्राम लिया गया है। ये आपके हर्ष मोहन जो किताब है उसमें ये डायग्राम दिया हुआ है, और इसका हम देख लेते हैं कि उन्होंने बोला सिंपल कोल वर्कर इस तरह का होगा, और फिर लार्ज जब हो जाएंगे तो प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रॉस है, मतलब एक लंग स्पेसिमेन है, कोई कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस का पेशेंट है, उसको उसकी डेथ हो गई, उसकी हमने ऑटोप्सी करी, लंग का क्रॉस सेक्शन लिया तो हमें ऐसा दिखेगा। अब एंथ्रेकोसिस क्या होता है, जो हमने इनिशियल स्टेज होती है, सबसे इनिशियल स्टेज जो होती है एंथ्रेकोसिस की, वो हमने देखना है कि एंथ्रेकोसिस क्या होता है। तो एंथ्रेकोसिस की बात करें तो बिनाइन एक्यूमुलेशन है कार्बन डस्ट, कोई सिग्निफिकेंट और सिम्टम्स इसमें नहीं आते हैं ना, सिम्टम्स यहाँ पर नहीं आते, ना ही एक्सरे में कुछ हमें मिलेगा। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन और सिगरेट स्मोकिंग इसके कॉजेज होते हैं कि एटमॉस्फेयर में कोल्ड डस्ट थी वो वहाँ पे आ गई है। नॉट अ ट्रू लंग डिजीज, एक्चुअली कोई डिजीज नहीं होती, सिम्टम्स नहीं होते, एसिम्टोमेटिक होती है, तो नो रेस्पिरेटरी इशूज, और सिग्निफिकेंट रेडियोलॉजिकल चेंजेस भी एक्सरे में नहीं मिलते हैं। पिगमेंट डिपोजिशन इन मैक्रोफेजेस इन एल्वेलाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स एंड लिम्फ नोड्स में पिगमेंट डिपोजिशन थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली सिम्टम नहीं आ रहा है तो पेशेंट को पता ही नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब पैथोलॉजिक फाइंडिंग्स जो हमने देखना है, पैथोलॉजिक फाइंडिंग्स में 2 चीज़ें हम देखेंगे कि भैया एक ग्रॉस आता है, मतलब एक ग्रॉस मॉर्फोलॉजी होती है, और एक हिस्टोपैथोलॉजी होती है। कि इन दोनों में जो हमें देखना है कि इन दोनों में अगर हम कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस को पढ़ते हैं तो 3 तरह के फीचर्स हमें मिलते हैं, 3 हेडिंग्स में हम पढ़ते हैं। क्या क्या हेडिंग्स होती हैं, सबसे पहले सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस होगा, क्योंकि एंथ्रेकोनियोसिस में तो ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है। फिर प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस है, और र्यूमेटॉइड न्यूमोकोनियोसिस मतलब कैप्लन सिंड्रोम। कैप्लन सिंड्रोम क्या होता है, कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस प्लस र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हमें कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस में मिलेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैप्लन सिंड्रोम बोलेंगे। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में।
आ ही गया है। द डेवलपमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन अ फ्यू केसेस ऑफ कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस इज टर्म्ड एज रूमेटॉइड न्यूमोकोनियोसिस और कैप्लन सिंड्रोम। कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस के अलावा सिलिकोसिस में और एस्बेस्टोसिस में भी अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है तो इस कॉम्बिनेशन को हम कैप्लन सिंड्रोम बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ये जो फीचर्स होते हैं भैया, बेटिनर डिफॉर्मिटी होती है, अल्नर डेविएशन होता है, स्वैन नेक डिफॉर्मिटीज होती है, ये तो मिलेंगी, साथ में एक्सरे चेंजेस में, लंग्स चेंजेस में भी हमें मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस के बारे में पढ़ते हैं। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी क्या होगी? स्मॉल ब्लैक, हमने बोला था सिंपल है तो छोटे से शुरू होगा। स्मॉल ब्लैक फोकल लीजन हमें मिलेंगे, लेस देन 5 मिलीमीटर का साइज रहेगा इन डायमीटर, कॉल्ड एज कोल मैक्यूल्स हम इनको बोलेंगे। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपर लोब्स में ज़्यादा मिलेंगे। कोल नोड्यूल्स जो रहेंगे पाल्पेबल कोल मैक्यूल्स, अगर कोल मैक्यूल्स जो हैं पाल्पेबल हैं तो आप कोल नोड्यूल्स बोलोगे। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी एक कट सेक्शन हमने करा और फिर टच करके देख रहे हो। या आपने पाल्पेबल का मतलब ये नहीं है कि चेस्ट से पेशेंट, लाइव पेशेंट के चेस्ट से आप उसको टच करके देख रहे हो, ऐसा नहीं है। एयर स्पेस है डायलेटेड अराउंड मैक्यूल्स, मिनिमल एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे जो एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन होता है वो कम होता है और जो मैक्यूल्स होते हैं उनके आसपास एयर स्पेसेस प्रेजेंट होता है। पिगमेंटेशन की बात करें तो फाउंड ऑन प्लूरल सरफेस पे आपको पिगमेंट मिलेगा और रीजनल लिम्फ नोड्स में भी पिगमेंटेड, अगर आप बायोप्सी लोगे तो रीजनल लिम्फ नोड्स में भी पिगमेंट आपको मिलेगा। कौन सा? ब्लैक कलर का पिगमेंट मिलेगा जो कोल गया है, कोल आपने जो भी इनहेल करा है कोल डस्ट उसका। ठीक है, हिस्टोलॉजी में बात करेंगे तो कोल मैक्यूल जो हैं क्या होते हैं? एक्चुअली एग्रीगेट्स ऑफ डस्ट लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं इन एल्वेलाई एंड ब्रोंक्यूलर वॉल्स। एक्चुअली क्या होता है, जब मैक्रोफेज होता है, जब वो डस्ट को इनगल्फ करता है तो उसकी डेथ हो जाती है और डेथ होती है उसके बाद वो फाइब्रोटिक चेंजेस करवाता है, उसके आसपास फाइब्रोसिस को वो स्टिमुलेट करता है। तो कोल मैक्यूल्स क्या होते हैं? एग्रीगेट डस्ट लेडन मैक्रोफेजेस का ही एग्रीगेट होता है। रेटिकुलिन, उनके आसपास अगर नेटवर्क बढ़ जाएगा कोल मैक्यूल्स का तो उन्हें रेटिकुलिन और कोलेजन का नेटवर्क बढ़ जाता है, फाइब्रोसिस होता है वहाँ पे। फिर डिस्टेंशन, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई अराउंड मैक्यूल्स आर डिस्टेंडेड विदाउट सिग्निफिकेंट वॉल डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे ये बात हुई है कि जो एल्वियोलाई है उसका डिस्टेंशन हुआ है लेकिन एक्चुअल वॉल डिस्ट्रक्शन नहीं है, है ना, या मिनिमल डिस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा, नॉट मच, मिनिमल एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे जो प्रोग्रेसिव डिजीज होगी उसमें कुछ और हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है? सबसे पहले इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे कि कोई पेशेंट जो सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस में है वो प्रोग्रेसिव स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव स्टेज में वो चला जाएगा। तो क्या क्या है? ओल्डर एज माइनर से, मतलब एक्सपोजर ज़्यादा हो गया। सीवियरिटी ऑफ कोल डस्ट बर्डन इन मैक्रोफेज, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया कोल, मतलब बहुत ज़्यादा इनहेल कर लिए डस्ट, काफ़ी ज़्यादा टाइम है, एक्सपोजर भी ज़्यादा है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर आ गया 20 से 30 साल टू कोल डस्ट। कॉन्कोमिनेंट ट्यूबरकुलोसिस, अगर साथ साथ में कोई टीबी की रिएक्शन हो गई है तो भी दिक्कत है, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। रोल ऑफ सिलिका डस्ट का रोल भी है कि सिलिका डस्ट भी होगी तो जो है प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर पैथोजेनेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस में, पैथोजेनेसिस में क्या होगा? इसमें जो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस का रोल है वो हम देखते हैं। सेंट्रल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस में एल्वियोलर मैक्रोफेजेस का एक बहुत प्रिंसिपल रोल है। रिलीज ऑफ वेरियस मीडिएटर्स वो रिलीज करते हैं जिनके कारण ये पूरी पैथोजेनेसिस स्टार्ट होती है। ठीक है, अब कौन कौन से मीडिएटर्स रिलीज होते हैं वो हम देखते हैं कि जो कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स में या फिर प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल को प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो भैया फ्री रेडिकल्स निकलेंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज निकलेंगी जो कि लंग पैरेनकाइमा को डैमेज करेंगे, बिल्कुल समझने वाली बात है। कीमोटैक्टिक फैक्टर्स निकलेंगे, ल्यूकोट्राइन्स निकलेंगे, कौन कौन होगा? TNF होगा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, IL-8 और IL-6 है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, 6 और 8 निकलते हैं। अट्रैक्ट ल्यूकोसाइट्स कॉजिंग फर्दर इन्फ्लेमेटरी डैमेज, ये जो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं इनका काम ही है कि जो ब्लड वेल्स, वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे और इन्फ्लेमेटरी डैमेज फिर से होगा। फाइब्रोजेनिक साइटोकाइंस में IL-1 आएगा, TNF अल्फा आएगा, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर आएंगे, PDGF आएगा, और स्टिमुलेट फाइब्रोसिस एंड प्लोरिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एट द डैमेज साइट्स। वहाँ पे जो डैमेज साइट्स होंगी उनमें जो IL-1 है, TNF है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर हैं, ये फाइब्रोसिस को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब अगर लंग को क्रॉस सेक्शन से आप काटोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो लार्जर लीजन्स मिलेंगे। हमने देखा था हार्ड ब्लैक एरियाज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, वहाँ पे कितना था, वहाँ पे 5 mm से छोटे थे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं फिर से एक बार देखूँ तो आपको बताऊँगा 5 mm से छोटे थे। ठीक है, ऑफन बाइलेटरल एंड लोकेटेड इन अपर लंग्स, वहां पर भी, यहां पर भी अपर लंग्स में लोकेटेड है। वहां पे क्या था, ये भी अपर लोब्स में थे, वहां पर भी अपर लोब्स में प्रेजेंट थे। मास ब्रेकडाउन सेंट्रल नेक्रोसिस और ट्यूबरक्लोसिस में फॉर्म कैविटीज विथ ब्लैक सेमी फ्लूइड, है ना। इसमें मास ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स होता है, सेंट्रल नेक्रोसिस हो जाता है, और अगर ट्यूबरक्लोसिस भी हो गया है तो कैविटीज बनेंगी और ब्लैक सेमी फ्लूइड उसमें वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। प्लूरा एंड लिम्फ नोड्स जो है ब्लैकेंड होंगी और फाइब्रोटिक होंगी। जो लिम्फ नोड्स हैं ऊपर की, जो हम पिगमेंट लिम्फ नोड का देख रहे थे, तो ब्लैकेंड प्लूरा कलर ब्लैक हो जाएगी और लिम्फ नोड जो है फाइब्रोटिक हो जाएंगे। समझ में आया। फिर अगर मैं हिस्टोलॉजी की बात करूं तो हिस्टोलॉजी में फाइब्रस लीजन्स रहेंगे, डेंस कोलेजन एंड कार्बन पिगमेंट डेंसली डिपॉजिटेड रहेगा, थिकंड वॉल रहेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड पल्मोनरी वेजल्स, ल्यूमिना ऑब्लिटरेटेड रहेगी, ल्यूमन जो है वो ऑब्लिटरेट रहेगी, इन्फ्लेमेटरी फिल्ट्रेट्स, इन्फ्लेमेटरी सिस्केंटी लिम्फोसाइट्स मिलेंगे एंड प्लाज्मा सेल्स अराउंड द स्कार्स के आसपास कुछ सेल्स मिल सकते हैं। डायलिटेशन मार्क्ड एल्वियोलर, डायलेटेड एल्वियोलर सराउंडिंग स्कार्स, है ना। यहाँ पे जो डायलिटेशन होगा वो मार्क्ड होगा, वहाँ पे भी डायलेट हो रहे थे, एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्ट यही नहीं थी, यहाँ पे भी इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन जो डायलिटेशन था वो बड़ा हुआ है। ठीक, अगर मैं एक एक्सरे देखूंगा तो एक्सरे फीचर्स में प्रोग्रेसिव डिजीज में मुझे इस तरह का एक्सरे मिलेगा जिसमें कि बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये पूरा वो जो फाइब्रोटिक लीजन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब रिम्यूटॉइड न्यूमोकोनियोसिस क्या होता है, कैप्लन सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें अगर आप मॉर्फोलॉजी देखोगे, कोई पेशेंट है जिसको रिम्यूटॉइड आर्थराइटिस भी है, साथ में कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस भी है, तो उसके अगर हम लंग्स देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, राउंडेड, फर्म, सेंट्रल नेक्रोसिस मिलेगा, कैविटेशन और कैल्सिफिकेशन मिल सकता है। सिंपल नोड्यूल्स मिलेंगे जो कि राउंडेड रहेंगी, फर्म रहेंगी, सेंट्रल नेक्रोसिस प्रेजेंट रहेगा, कैविटेशंस होंगे, कैल्सिफिकेशंस होंगे। हिस्टोलॉजी में देखोगे तो मॉडिफाइड रूमेटॉइड नोड्यूल्स रहेंगी, सेंट्रल जोन ऑफ डस्ट लेडन फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, यहाँ पे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलेगा। एक्चुअली इम्यून का रिस्पॉन्स, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑटो इम्यून का कुछ कुछ आ जाएंगे सिम्टम। फिर पैलिसेड फाइब्रोब्लास्ट इनक्लोज्ड बाय मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो हैं, पैलिसेडिंग फाइब्रोब्लास्ट रहेंगे, मतलब एक पैलिसेडिंग पैटर्न रहेगा इनका, साथ साथ में इस तरीके से लगे रहेंगे जो कि मोनोन्यूक्लियर सेल से इनक्लोज्ड रहेंगे। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल बेसिस रहेगा, रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगी, ये आप उस पेशेंट में डिटेक्ट कर सकते हो। जो भी हिस्टोलॉजी रहेगी, जो भी फीचर्स आएंगे, उनका इम्यूनोलॉजिकल रीज़न रहेगा कि हाँ, इम्यून इस रीजन्स के कारण ये पेशेंट में ये चीज़ें मिल रही हैं। क्लिनिकल फीचर्स अगर ओवरऑल हम बात करें कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस की, तो सिंपल वाले में तो कुछ नहीं, क्रॉनिक नोडुलरिटीज है विद ईयर्स ऑफ कोल माइनिंग। ठीक है, प्रोग्रेसिव वाले में सिम्टम्स है, प्रोग्रेसिव डिस्निया है, क्रॉनिक कफ है, जेट ब्लैक स्प्यूटम, मैंने बताया था कि एकदम जेट ब्लैक स्प्यूटम आपको पेशेंट में मिलेगा, काले रंग का स्प्यूटम बलगम मिलेगा, क्रॉनिक कफ, लंबे समय से खांसी, प्रोग्रेसिव डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ, कॉम्प्लिकेशन रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होंगे, पुरुलेंट स्प्यूटम आएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन बनेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो कोर पल्मोनरी लाइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी। फिर रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस मिमिक ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर की तरह ये मिमिक कर सकता है। फाइब्रोसिस हुआ है तो एकदम ओपेसिटी दिखेगी, तो कैंसर की तरह मिमिक करेगा। फिर एसोसिएटेड रिस्क है, ट्यूबरक्लोसिस का रिस्क यहाँ पे बढ़ जाएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाएगा, मोर कॉमन इन कोल माइनर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टमक कार्सिनोमा का भी इंक्रीज रिस्क ड्यू टू कोल्ड डस्ट इंजेशन, थोड़ा बहुत कोल्ड डस्ट अगर वो इनहेल कर रहे हैं तो इंजेस्ट भी होगी, जिसके कारण से स्टमक का जो कार्सिनोमा है वो बढ़ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप एसोसिएटेड रिस्क में लिख देना, काय में, कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस में। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा नॉट सिग्निफिकेंट, मोर कॉमन, है ना, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा यहाँ पे कॉमन नहीं होता। अब एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, एस्बेस्टोसिस जब आप पढ़ोगे, एस्बेस्टोसिस जब आप पढ़ोगे तो आप उसको मीजोथेलियोमा में, आप हमने बताया भी था, मीजोथेलियोमा उसमें होता है, मतलब एक ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा लंग कैंसर में ये उसको वो करता है। सिलिकोसिस में इस तरह का कोई रिस्क नहीं होता, रिस्क नो रिस्क ऑफ
लंग कैंसर, कार्सिनोमा लंग का जो है वो नहीं रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना, एस्बेस्टोस से मेसोथेलियोमा रहेगा, कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस में आपको स्टमक का कार्सिनोमा का रहेगा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का सिग्निफिकेंटली इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। जो एग्जांपल्स हैं जो हमने देखे हैं केसेस के कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस का ब्रोंकोजेनिक लंग कैंसर से कोई रिलेशन है वो नहीं है, कम है। ठीक है, समरी देख लें, हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। सिंपल न्यूमोकोनियोसिस में क्या स्मॉल मैक्यूल्स एंड नोड्यूल्स पढ़ा था, प्रोग्रेसिव मैसिव में फाइब्रोसिस में लार्जर फाइब्रोटिक मैसिस पढ़े थे, कैप्लन सिंड्रोम में रूमेटॉइड नोड्यूल्स हमने देखा था। सिंपल है। क्लिनिकल इंप्लीकेशन, डिजीज प्रोग्रेशन फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर फॉर्म बनती है, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड रिस्क हमें मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक शॉर्ट नोट है, आप बहुत सिंपल भाषा में इसमें बताया गया है। आप एक बार देखो वीडियो, इसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वो आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ते रहिए, चिंता नहीं करना है ना, और अपनी पढ़ाई को खुश रह करके करना है। ये जो मेरा दोस्त है, आप सबका दोस्त है, हमारा दोस्त है, ये आपसे पूछ रहा है, सब ठीक है, और पढ़ाई रख करो खुश रह करके, क्योंकि ये जो वीडियोस बना रहे हैं ना हम, ये जब बना रहे हैं तब कुछ केसेस गड़बड़ से हुए हैं। बहुत सारे टॉपर्स ने, है ना, एक टॉपर थे शायद नवनीत करके, डॉक्टर नवनीत थे, उन्होंने सुसाइड करा। आई डोंट नो क्या रीज़न था। MAMC में रेडियोलॉजी ब्रांच से, मतलब जो सबका सपना होता है उसमें रेडियो उठा करके, वो सेकेंड ईयर के PG रेसिडेंट थे, JR2 थे, और उन्होंने सुसाइड किया। क्या रीज़न रहा पता नहीं, पर खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़िंदा रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई तो ठीक है चलती रहेगी, प्रेशर वगैरह, फेल, हारना जीतना, ड्रॉप लेना, ये सब कुछ चलता रहेगा। ज़िंदा रह करके खुशी से ज़िंदगी जीना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।